जैसा कि बेटा जी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले ही बता दूं इस वीडियो के अंदर हम आईएससी बुक के 16A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 16B का 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 6 12 13 14 और क्वेश्चन नंबर मतलब 10.2 एक्सरसाइज का 5 6 9 11 15 16 17 18 19 ये सब करेंगे बेटा। हाँ, सब करेंगे। ठीक है, तो रेडी? तो सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन के सेकंड, जिसको समझना है वो तुरंत मेरे हाथों को रोक करके बता देना, सर मुझे दोबारा बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है स्लोप निकालनी है। इंक्लाइनेशन मतलब एंगल होता है। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 135 डिग्री। यानी कि आपको एक तरह से अब एक ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, या कुछ भी हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 का 10 रहेगा 45 और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी आंसर क्या आया, -1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे उसने सेकंड का सेकंड पार्ट बोला, तो भैया ने हमारे बीच में मौजूद। तो यहाँ पे अगर हमारे को स्लोप 2 पॉइंट से निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत तो नहीं है। y2 आएगा 3 माइनस 0 अपॉन √3 माइनस के माइनस 0। तो क्वेश्चन में कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये माइनस यहाँ क्यों लगा दिया, बेटा -1/2 -1/2 और -1/, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर x अपॉन √x है तो अगर आप काटोगे तो √x आएगा। सर कैसे आएगा, हाफ, ये हाफ है और ये 1 है, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा। तो यानी अगर मैं √3 से √3 को काटता हूँ तो √3 बचेगा, जिसकी वजह से बच्चे सोचते हैं कि आंसर नहीं आया। उसने बोला फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन, यानी एक और क्वेश्चन पूछा गया है साथ में, एंगल भी हमें बताना है। तो ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिएगा, एंगल भी अगर हमें बताना है तो कैसे करेंगे। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे। पहले तो स्लोप क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, √3 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो वेट नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा 180 माइनस 60 करेंगे। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या गई 120 डिग्री। नहीं आया ना समझ, पर कोई नहीं, जब मेरे टेस्ट में आएगा तब भरी पड़ेंगे ये क्वेश्चन एक एक। और ध्यान रखना एक गलती पे एक तुड़ाई जरूर करूंगा। और इसी मतलब इस वाले संडे भी आप मौज कीजिए पूरा, पर नेक्स्ट संडे तक स्ट्रेट लाइन का टेस्ट कंफर्म होगा। मंडे की क्लास में यानी ट्यूसडे को मैं असाइनमेंट स्ट्रेट लाइन का पहले ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपके पास 3 क्लास होगी इस चैप्टर को पूरी तरह रगड़ने के लिए। अपनी बुक के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करने करो। मेरे अकॉर्डिंग तो ट्यूसडे में ही खत्म हो चुका होगा सारा कॉन्सेप्ट, पर फिर भी थर्सडे और सैटरडे आपके लिए, जो डाउट पूछना है पूछिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय, नेचुरल सी बात है अगर हमारे को एंगल की बात करें तो इसी से ही लाएंगे दो स्लोप में। तो इसका कौन सा पार्ट करना है, पहला दूसरा, बोलो पहला दूसरा, एक ही करूंगा चलो। तो 2 माइनस -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू -1, दोनों खुद तो करनी ना है कुछ भी। तो क्वेश्चन में ये क्या गया, 3 अपॉन 1 माइनस 2, यानी 3 हो गया एक तरह से एट द एंड। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेना, कोई मना नहीं कर रहा। 3 डाल के tan इनवर्स मार देना उस पर, डन। पर आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद स्लोप। भाई एंगल दे दिया तो एंगल से आप स्लोप निकाल दोगे, बोलो हाँ। एक्स एक्सिस बोला है तो और अच्छी बात है, tan 45 के लिए 1, और साथ में हमारे को ओहो क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन इन स्लोप इज दिस। यही तो गलती करें आजकल के बच्चे। उसने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल दिस एंड लाइन ऑफ दिस। दो लाइन आपस में एंगल बना रही हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करा करो क्वेश्चन में। उसने कहा नहीं, ये हमें निकालना है थीटा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप अभी जो मैंने निकाली थी वो गलत नहीं थी 1। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो गया tan 45 डिग्री। इसने कहा कि जो पहली लाइन है L1 और L2 उनके बीच में एंगल निकालो। एक की स्लोप तो उसने दे दी कितनी, -6/5। दूसरे की स्लोप आप खुद निकाल लो और उनके बीच का एंगल निकालना है। क्लियर है, बोलो हाँ। तो फॉर्मूला क्या कहता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1। नहीं आया ना समझ। क्वेश्चन में बोला गया है दो लाइन है, उनके बीच में एंगल निकालना है। एक लाइन की स्लोप दे दी, इस लाइन की इनडायरेक्टली स्लोप दे दी। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन
which makes an angle 45 डिग्री with the line. ओके, M2 निकालनी है और ये 45 डिग्री दे, डन. सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, सॉरी जी भैया, सॉरी. तो करके लाया नहीं है. सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर है. तो क्वेश्चन में बोला गया है स्लोप फाइंड करनी है जो कि एक अदर लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है जिसकी स्लोप -6/5. क्लियर है. तो tan 45 डिग्री m1 माइनस यानी कि -6/5 माइनस m2 1 प्लस -6/5 और m2. नहीं आ रहा समझ. tan 45 की वैल्यू 1, तो माइनस के 6 माइनस के 5 m2 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 6 m2 अपॉन 5. पर जब भी मॉडुलस हटता है तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस लगाया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर माइनस का था या प्लस का था m2. नहीं समझ आया होगा ना. सुनो समझाता हूँ इसे देसी तरीके से. mod x इक्वल टू 2 है, तो आप अंदर की वैल्यू बता रहे हो, तो अंदर तो हो सकता है -2 का 2 आया हो या 2 का 2 आया हो. नहीं समझे. तो जब भी मॉडुलस खुद से हटाया जाता है ना, तो आप इसलिए +-2 लिख देते हो, क्योंकि आप अंदर की वैल्यू बता रहे हो. ऐसी क्या हुआ, मैं मॉडुलस के अंदर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मॉडुलस हटाया तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन +- लगा दिया. तो 2 स्लोप आएंगे. क्लियर है, बोलो हाँ. यहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे ना, वही लिखा हुआ है. कोई नहीं, दिख नहीं रहा था भैया को. एल्सियम लेके ही तो कटेगा ये. नहीं आया समझ. बस उड़ा दो, है ना. यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, गलती करके दिखानी पड़ती है मुझे. गुड, तूने देखा इस बात को. बाकी तो पेलम पाल में लगे रहेंगे. नहीं आया समझ. एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नहीं आया समझ, फिर तो अब कैलकुलेशन है, फिर वो आप कर ही लेंगे. 1 इज इक्वल टू -6 -5. सर दोनों आंसर वैलिड है. यस, आंसर दोनों वैलिड होंगे. नहीं आया समझ, बोलो. तो 5 m2 इधर जाके माइनस के m2 बचेगा और इक्वल टू 1 बचेगा. आंसर आ गया -1. और दूसरे को भी इसी तरीके से करेंगे. -1 इज इक्वल टू, क्या गलत करा है क्या. अबे ला रहा हूं भी, ये क्लियर है पहले. आंसर 2 आ रहा, देखिए इधर. तो -5 + 6 m2 -6 -5 m2, ये क्या आ गया 11. ओए कहाँ पे, यहाँ पे -6 है ना ये, और माइनस के है ना, तो आंसर 11. माइनस के 1, यही आया. ठीक है. जब भी ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. समझ आया कुछ बेटे. अखियों को सामने टिकाए रखें कुछ देर के लिए. इट्स ओके. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. वाओ. एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस. समझ आया. मैं समझाऊंगा. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे. क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है एक अदर लाइन पे, यानी ये परपेंडिकुलर है. नहीं आया समझ. आपको इक्वेशन L1 की निकालनी है और L2 पे परपेंडिकुलर. L2 की इक्वेशन दे रखी है पूरी पूरी, x/a - y/b = 1. अभी भी नहीं समझ आया. ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एट द वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है. यानी जो a कोऑर्डिनेट में लेके चलूंगा वो x, 0 लूंगा. यानी जो
ए कोऑर्डिनेट होगा ना x,0, क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाई कर रहा है इन द, नहीं आ रहा समझ है? आ रहा है? जब कोई पॉइंट किसी भी कर्व किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो आप उसकी जगह ठोक सकते हो वो चीज, ये दोनों जगह काम करेगा। मैं इस x1 को जहां पूरा करूंगा, इसकी स्लोप, इसका पॉइंट पूरा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, बता दो कैसे? पहले तो इस पॉइंट को पूरा करने के लिए क्या करा, इसको इसमें ठोक दिया, x अपॉन ए, वाई की जगह क्या हो गया 0, नहीं आया समझ? तो x इक्वल टू क्या आ गया a, यानी a कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जो मेरे लिए पॉइंट तो चाहिए स्लोप, मतलब और अब चाहिए स्लोप। इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, और मैंने बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में समझ रहे हो ना, तो यानी मुझे स्लोप तो चाहिए। अब दिक्कत ये लेटी लाइन जो दे रखी है वो ए बी की टर्म्स में दे रखी है, तो इससे मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से। अच्छा, ओ हो, नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आया? तो बी एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस, पर इतना करी क्यों रहे हो, नहीं समझे? मुझे तो बाई खाली करना है ना एट द एंड, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए और बी को और इंटू में गए, बी बाई ए एक्स माइनस बी, नहीं आया समझ? तो ये जो है ये स्लोप कहलाएगी, नहीं आया समझ? और तुम्हें लग रहा होगा ये स्लोप हो गई, ना ना ना, ये तो लेटी भी लाइन की स्लोप है। m1 m2 किसके बराबर होगा क्वेश्चन में, तो यानी m2 क्या हो जाएगी a बाई बी, नहीं आया समझ? नहीं आ रहा तो बता दो। तभी तो अब एक चीज बताओ, इक्वेशन निकालने के लिए आपको किन दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट और स्लोप, तो वो पॉइंट अब उसके ऊपर भी तो लाई कर रहा है, नहीं समझा? अधूरे अकेली स्लोप से इक्वेशन थोड़ी ना रहेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है जी बेटा? अब इसको ये तो समझ आ गया ना पहले, फिर दूसरे चीजों को समझो। लेटी भी लाइन की स्लोप निकाली, उससे खड़ी भी लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर की वजह से इसकी स्लोप ए बाई बी है तो इसकी माइनस बी बाई हो रहेगी, इसकी बी बाई ए तो माइनस ए बाई बी हो रहेगी, बी बाई ए डन, तो वही हुआ, बी बाई ए थी माइनस ए बाई बी हो गई, पलट के रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगाना, स्लोप अदर लाइन की होती है वही परपेंडिकुलर में, पैरेलल में सेम उठा लेते हैं। क्लियर है बोलो हाँ? अब वेट, तो y1 क्या है क्वेश्चन में 0, m1 क्या है m2, यानी भाई परपेंडिकुलर लाइन की चाहिए तो सारे पॉइंट उसी के रखूंगा, तो ये क्या गया बी वाई माइनस ए एक्स, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, या तो ये छोड़ दो, या ए बी से अगर बोथ साइड डिवाइड करते हो तो एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ये भी वैलिड है, डिवाइड बाई ए बी कर दिया बोथ साइड। दीदी आंसर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है? अच्छा मैंने दोनों जगह जीरो रख दिया क्या, हिटमैन, ठीक है दीदी आ गया आंसर सही था, ठीक है। फिर वो कोई और क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दीदी आंसर तो सही है, अब आ गया ना, समझ नहीं आया तो बता। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं आगे, सीबीएसई वालों ने पूछ लिए हैं, पहले तो आगे बढ़ो, ये क्या दिक्कत है, तो भी कुछ भी नहीं है जो आगे क्वेश्चन से जैसे, ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, अच्छा जी पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ पता है क्यों कराता है वैसे क्वेश्चनों में, कहीं सीक्वेंसिंग ना बिगड़ जाए, सीक्वेंसिंग बिगड़ेगी तो एरिया ट्रायंगल जो आप निकालोगे आधा आधा करके वो गड़बड़ जाता है, तो इसलिए। और वैसे भी एक आइडिया दे दूं, तो उसने 4 पॉइंट दी ही ऐसे हैं, एक पहले क्वाड्रेंट में, एक दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में, एक चौथे में, तो सीक्वेंसिंग वैसी बन जाएगी। पर फिर भी आप सब अपने हो इसलिए प्रॉपरली बना के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले क्या आएगा -4, एक्स का -4 वाई का 5 यहाँ पे आ गया, फिर क्या आ गया 0,7, एक्स का 0 वाई का 7 यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा एक्स का 5 वाई का -5 यहाँ पे हो गया, फिर एक्स का ओए एक्स का 5 वाई का -5 यहाँ पे आएगा, और एक्स का -4 वाई का 2 -2, ये रहा। देखो बिगड़ सीक्वेंसिंग चेंज हो गई ना, जैसी दे रखी थी वैसी नहीं रही, नहीं समझे? ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट,
पता नहीं, यही बोल रहे थे बच्चे 0,7 है, जबकि ये वाला 5,-5 है और ये वाला, हाँ सही बात। अब इसमें आप किसी को भी कुछ भी नाम दे दो, ABCD, बोलो हाँ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लोगे, बोलो हाँ। कुछ भी बने क्वाड्रिलेटरल का, अब एरिया निकालना है, तो 2 मिनट के लिए एरिया आपने क्वाड्रिलेटरल का तो सीखा नहीं, तो बेटा देसी तरीका ये कहता है किसी को भी हाफ कर दो, बीच में से हाफ कर दिया ऐसे मैंने, दिख रहा है, बोलो हाँ। अब आपकी इच्छा है कहीं से भी करो, आप ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद है, मजा बांध दिया तुमने। 3 पॉइंट्स वाले से निकालना है, जबकि पहले बोलो 1 2 3 प्लांट अ ट्री, क्या 1 2 3 प्लांट अ ट्री, ठीक है 1 2 3 ये करना है अपने, मतलब हर साल एक एक प्लांट तो कम से कम लगा के चलो। देखिए 1 लिखा तो 1 के बाद कौन आएगा, आप तो समझ गए या नहीं। अगर मैंने अब x2 लिखा तो 2 के बाद कौन आएगा, सिक्वेंसिंग मत बिगाड़ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 2 3 1 हो गया अपना आप ही सिक्वेंसिंग में। फिर अगर मैंने x3 लिखा तो 3 के बाद कौन आएगा, क्लियर बोलो हाँ। अब वेट, तो पहले ABD ट्रायंगल निकाल लूं मैं, सही बात है, फिर ऐसे ही ट्रायंगल BCD निकाल लेना, करके दिखाऊं, देख ले चल, क्योंकि एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं। और मॉडुलस क्यों लगाते हैं, एरिया कभी भी नेगेटिव, तो x1 क्या, अब वेट गलती ना हो जाए तो याद रखना, एक को x1/1, अब वो x2/2 किसी को भी दे दो, x3/3 किसी को भी दे दो, ऐसे दे दो ऐसे दे दो, जो मर्जी। तो x1 क्या ले लिया, और जब भी क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के, x1 लिया तो y2 - y3 यानी 5 - 7 प्लस x2 लिया फिर से -4, तो क्या आएगा 7 + 2, समझ आ रहा है। x3 लिया यानी 0, तो 0 के अकॉर्डिंग कौन आएगा, 2 - 2 - 5 -2, नहीं आ रहा समझ। क्वेश्चन में हाफ -4 -2 -4 9 -7, क्लियर है। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो मैंने भी तो 0 लिखा है, दिख नहीं रहा आपको, 8 9 4 जा -0, ये कितना आ गया 36 - 8, तो 28/2, 14 स्क्वायर यूनिट तो किसका है, ABD का। ऐसे ही अब BCD का निकालोगे एरिया, और फिर लास्ट में क्वाड्रिलेटरल का जुड़ जाएगा, ज्वाइन तो करना पड़ेगा। डन, नहीं आए समझ, चलो आप कह रहे हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अटपटा है, हल्का सा, क्वेश्चन में बहुत क्लियर बोला गया है, प्लीज एक बार सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि भैया के अकॉर्डिंग तो मुझे बार बार पेज पलटते रहना चाहिए था, है ना। तो यश भैया सही कह रहे हो ना, तो बोला हाँ तो बोल दे, बोली ना, खड़े हो जाओ, खड़ा रहे, मेरा मन कर रहा था ऐसे। सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस बेस बोलते हैं किसे हैं, क्या कह रहा है जिसपे बैठे हुए हैं अरे बेस एक तरह से ट्रायंगल है, तो बेस जिसपे टिका हुआ है, तो उसमें बोला टू ए इक्विलेटरल बोल दिया, तो इक्विलेटरल में भी एक चीज बोल दी, उसकी एक साइड बाय एक्सिस पे है। जनाब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये बाय एक्सिस पे है, नहीं समझे, तो ये ऐसे या ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे ऐसे बनेगा, क्योंकि उससे तो यही बोला ना, ये थोड़ी बोला किधर को मूव होगा उसका ट्रायंगल का। तो यहां से यहां तक की जो कंप्लीट लेंथ थी वो 2a थी, इक्विलेटरल की वजह से ये भी बराबर हो गए,
ये बराबर होगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये वाला पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट पता चल, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नहीं भैया के अकॉर्डिंग तो 1,0 होगा। और यहाँ पे सर इसे क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या है। अब उसने ये कहा, अच्छा ये 1 मिनट, तो ये भी कितना रहेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, 2a, कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ए कुछ नहीं अभी बताता हूं, ओ सी, नहीं आया समझ। 1 मिनट, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ना, वो आप देखना नहीं चाह रहे क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो पीछे पहले पेज पे जाओ जब आऊं इस पे, पढ़ा नहीं आ रहा होगा ना अभी भी। सभी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हेलो जी, गुरु जी बोलो, क्वेश्चन पढ़ लिया। यस, और मेन चीज अब इसने बोल दी, क्यों लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भैया आप बैठ जाइए क्योंकि आपने मेन बात सही बोल दी। तो ये डायग्रामेटिकली अब आप आराम से देख पा रहे होंगे कि मुझे तीसरा पॉइंट चाहिए। अब तीसरे पॉइंट के लिए अगर आप नॉर्मल सी बात है, जो ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी, लेटे हुए ट्रायंगल के पॉइंट से तो परपेंडिकुलर लाइन यही है जो ए टू ए ओ है, और मुझे ए ओ चाहिए क्योंकि जहां ए ओ की लेंथ मिली मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और जितनी आगे गई उतनी पीछे जाएगी, तो वाला पॉइंट मैं अपने आप लिख दूंगा, नहीं समझे। तो एट द एंड उसने क्वेश्चन में पूछा गया था उसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस बोले हैं। तो पहले ट्रायंगल को, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी था। उसने कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको चिपकाया गया है वाई एक्सिस से, पर जिसका मिड पॉइंट जो है, या उसने ये कहा एक वर्टेक्स जो है एक्स एक्सिस पे है। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट रखवा तो या तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा या ऐसे से ऐसे बनेगा, और जहां एक्स एक्सिस पे रखा तो बाय डिफॉल्ट आधा आधा कट करेगा, गारंटीड आधा आधा कट करेगा, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो यानी अगर दो साइड आपस में बराबर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, और बाय डिफॉल्ट जब एक 90 डिग्री से कट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मिड पे काटते हैं। मतलब आइसोलेस ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री पे कट करा दिया आपने, परपेंडिकुलर लाइन खींची तो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर होते हैं अपने आप ही। क्यों, क्वेश्चन क्लियर है, नहीं आया समझ। अब वही पाइथागोरस थ्योरम या वो तो कांग्रुएंट वाली थ्योरम से कितना ही प्रूव करते रहो, एट द एंड याद ही रखना है, क्लियर है। तो जिसकी वजह से 2a का a हो गया, और 2a इक्विलेटरल बोल दिया, इसलिए ये भी 2a ये भी 2a। पर जब मुझे यहां से यहां तक की लेंथ पता है तो ये वर्टेक्स पूरा हो गया, ये लेंथ पता है तो ये वर्टेक्स पूरा हो गया, मुझे ये वाला और चाहिए बस। तो इसके लिए मैंने क्या देखा, इतने से ट्रायंगल की बात करी बस, आधे की। तो ए नाम इसलिए दिए हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी की बात कर रहा हूं बस मैं। तो ए बी हाइपोटेनियस है जो मुझे पता है, ओ बी प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए चाहिए, ए बी कितना है 2a का स्क्वायर, ओ बी कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैसे बात कर रहा है बदतमीज ए करके। नहीं आ रहा क्या समझ। तो हाँ, अब तो ओ ए कर रहा है,
नहीं आया समझ? तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, √3a, 0 डन। और ये वाला क्या रहेगा, -√3, 0 a के साथ। ठीक है, नहीं आया क्या बेटा समझ? तो रिक्वायर्ड वर्टाइजेज आर, ऐसे करके पहले ये 3 पॉइंट्स लिखना, फिर एंड, फिर 3 पॉइंट अलग से लिखना। बड़ा प्यार आ रहा है तुझे उस पे। कितने, अच्छा आ गया सबका रिजल्ट? अच्छा ऑलमोस्ट तो सबका आ गया होगा। मैं क्षमा चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा गैप है 5 मिनट का। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये चीज जरूरी है, वरना पेरेंट्स मेरे को कॉल करके बोलेंगे जी आपने रिजल्ट नहीं पूछा, दीदी क्या रहा। 64, यानी 16 नंबर कम है। आता ऐसे कर लो। लग रही थी? अच्छा देखा ही नहीं है, कोई नहीं, कल परसों देख लियो आराम से। पेंडिंग, कोई बात नहीं, तो हाफ तो कंफर्म है ना पिटेगी। कितने, 45 यानी 35, 35। तो छोड़ दो, कैसी बात करती है। पूरे हो गए ना 35? नहीं हुए? हाँ 20 और 15, 35। कितने हैं? नहीं, इधर मान लो 21। गिन रहा है ना, मैं गिन नहीं रहा, गिन नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। चल गए 80 में से 23, तो बहुत ज्यादा पिटेगा। कितने, कैलकुलेशन कितनी बैठी, 57, 57 तो बैठी। ये कितने पे हो गए? हाँ बेटा जी, कुछ देर का वेट करेंगे, 10 मिनट का।
क्षमा चाहूँगा, आप सबका टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, 7 मिनट ऊपर हो गए, चलते रहने दो, हो ही रहा है तो। ये पीडीएफ भेजूंगा नहीं अभी, क्योंकि इसी को कंटिन्यू करूंगा आगे मैं। अभी कहाँ यार, अभी तो शुरुआत होगी। बात सही है दीदी, दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा ना? अब ये 3 दिन लगातार चलेगा राउंड, पता तुम्हें? हाँ, क्योंकि मैंने कई नंबर कम लाओ। हाँ हाँ हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे। अच्छा एक चीज़ बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है भैया? तो तुम्हारी जगह प्रैक्टिस कौन करेगा? तेरे नंबर का क्या मतलब है? इसका मतलब तो सभी समझ पा रहे होंगे। मैंने ऐसा पढ़ा है, तुमने ऐसा पढ़ा है? 36 नंबर। मैं तारीफ कर रहा हूँ और बच्चों के आगे, और नंबर ऐसे ला रहा है। एक बार को जोएल कहता समझ आता, एक बार को बराबर में भी वो कहता, वो भी समझ आता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लेट भी है, और अपने गेम में भी कम से कम 1 डेढ़ हफ्ता ये बार बार आउट रहा है। इसमें कि एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। पिताजी ने हर वो छोटी से छोटी बातें बताई थी कि लॉकडाउन में कैसी एक जर्नी फेस करी है। उस बात को तुम भूल जाते हो। मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने भी वैसी जर्नी फेस करी है। क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के जब पूरा करना होता है, तो उस टाइम पे दिमाग की दही बनी रहती है, समझ नहीं आता होता क्या है। फिर भी वो अपने आप को इस तरीके से ला रहे हैं अपने आप को कि हाँ बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको दे सके, फिर भी आप उसको यूज नहीं कर रहे। स्टडी करने फिर तो बाकी सब्जेक्ट का भी यही हाल बना रखा होगा तूने तो। ऐसा ही है। कितने? 32 है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अत्युत्तम, एकदम कह डाल दिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे ख्याल से तो सर भी बल्कि पर्सनल लेवल पर आराम से बैठा के डाउट लेते हैं वो तो। तब ये दिक्कत है। बढ़िया। धोनी था आपसे क्या? तुम तो खैर अभी अभी आए हो। पर फिर भी 22 25 में रहे, पर फेल लगा ना वो, टैग फेल का लग गया, वो गलत है। तेरा भी? कितना? 23 है? कितने चाहिए मिनिमम? नहीं वैसे नहीं, बिना प्रैक्टिकल के। 33 चाहिए थे? तो फेल ही है। इतने दे देंगे। हाँ। हैं? तो नहीं, मैं तो 80 में से बात कर रहा हूँ ना, आज 80 में से भी तो कमी है। आया नहीं रिजल्ट अभी? आ गया तेरा रिजल्ट? कितने बताया तूने? 50%। ये बहुत बढ़िया बच्चे, क्योंकि बोर्ड में आ गए थे 90+, ओवर कॉन्फिडेंट इतना हो गए ये। अब 50% भी नहीं है कहीं। कंटेंट आपका यही रहेगा 12th में। बस पता है दिक्कत क्या है? जिस चैप्टर को भी आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये रूप लेगी एक बहुत बड़ा। मतलब हर रोज कॉन्सेप्ट है, हर रोज। कितना ही टॉपर टीचर क्यों ना हो, दिक्कत बस सबके साथ एक ही है, हर रोज कॉन्सेप्ट है। बस वो फॉर्मूले तरीके से याद करा सकता है, पर एट द एंड याद करना आपके ऊपर है। 3 महीने बाद भी याद नहीं रहते, और हर रोज कॉन्सेप्ट है। यहाँ रोज कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अब का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया, अब एक्सरसाइज के डाउट्स लूंगा, 2 2 3 3 दिन तक असाइनमेंट दूंगा, फिर 2 3 फॉर्मूले नहीं ऐड होंगे। फॉर्मूले ऐड होंगे बस डिस्टेंस फॉर्मूला। पर एट द एंड सिचुएशन कहाँ आके अटक रही है? और यहाँ कॉन्सेप्ट भी बनाओगे तो मुश्किल से 2 या 3 पेज बनेंगे, वहां हर रोज कॉन्सेप्ट है। तो इन नंबरों से एक चीज समझ पा रहे होंगे, जो 12th में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, 95 90 अबव लाए हैं, वो छोटे नहीं थे फिर यानी। पर आप दिक्कत पता है क्या होगी? 11th में इतना मॉरल डाउन हो जाएगा कि 12th में ये मन ही नहीं करेगा कि आप 90+ भी कभी ला सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही इतना डाउन कर रखा है। और औरों को तुम ये दिखा रहे हो मैथ चाहिए। नहीं झिल्ली थी तो छोड़ देता। प्रेशर क्यों ले रहा है इस तरीके से? और कर सकता है तो कर, घर पे समय क्यों नहीं दे रहा? माइंड से तो बेकार नहीं है। सीरियस लीजिए, मैं किसी को डांट नहीं रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ, चाहे 11th में हो या 12th में,
पेरेंट्स हर तरीके से उतनी फीस दे रहे हैं जितनी 12th में देंगे तुम्हारी, उतनी 11th में। समय 12th में भी इतना ही मिलेगा जितना 11th के लिए मिला है। पर दिक्कत ये है आप 11th को सीरियस नहीं ले रहे, ये आपकी गलती, और ये गलती है एक्चुअल में, इसे एक्सेप्ट कीजिए। समझ रहे हो? अगर किसी के पेरेंट्स लगातार मेरे से कांटेक्ट करके ये पूछ रहे हैं तो मुझे तो पता है रिजल्ट आपका क्या आना है। पर दिक्कत ये है कि मैं कैसे बोलूँ कि मैं पीट रोज नहीं सकता, ठीक है। एट द एंड आज से आधा क्लास चली जाएगी और उसमें मैं बच्चों का विश्वास खो दूंगा। तो मुझे पहले तो एक तरफ विश्वास जीते रखना है, और रिजल्ट एट द एंड यही लाएंगे तो फिर तो वही वाली बात है ना, इससे बढ़िया ये पहली पीट देता। नहीं समझे? तो जी करण भैया कहाँ दिक्कत आ रही है? तो घर पे पढ़ ही नहीं रहा, सच ही यही है, मम्मी गलत कहाँ है? इसलिए मैं तो सिर्फ सुन रहा था बातों को सारी, और सिर्फ अकेले एक पेरेंट्स ने नहीं सुनाई। जिनके नंबर कम आते हैं, जो कुछ बच्चों पे पेरेंट्स जो है कुछ बच्चों पे निकाल देते हैं अपना गुस्सा, कुछ पापा मम्मी आपस में भिड़ के निकाल देते हैं, या फिर एट द एंड बच्चा तो मेरे पे निकल जाएगा। पर मेरे पे भी क्या, घूम फिर के मैं नहीं हूं तो कोई और। पर दिक्कत यह है कि जो पर्सन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है, 1 घंटे आप जिसके साथ बैठे हैं, पर 23 घंटे आपके अपने हैं मैनेजमेंट के। उन 23 घंटे में आप घर पे आके बुक उठाओगे नहीं, और आप कह रहे हो रिजल्ट अच्छा बन जाए। ऐसा कोच नहीं होने वाला कभी भी, पूरी जर्नी में कोई टीचर ऐसे कुछ नहीं करने वाला। नहीं समझे? कोई वीडियो देखने का मतलब भी यही होता है, जैसे आपने बस एक क्लास ले ली, पर आप जब तक खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नंबर कभी नहीं बनेंगे। नंबर बनाने के लिए एट द एंड आपको समय देना पड़ेगा। समझ गए? और समय कैसे देना पड़ेगा? कॉपी उठा के पेनों से लिख के रख के क्वेश्चन को कर करके देखना पड़ेगा। आप दिक्कत क्या हुई है, कुछ बच्चे अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगे हैं तो उनपे पेन भी नहीं उठता, और वो देख करके वीडियो या क्लास में समझ लिया अरे अब तो क्या हेड आ देंगे, मजा आ गया आज क्लास में, ऐसे करके चलने। और ऐसे नहीं होता। बस क्लास का 1 घंटा आराम से निकल सके इसलिए तसल्ली से इस तरीके से एनर्जेटिक क्लास की जाती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको हवा में उड़ा दें। नहीं समझे? थोड़ा सीरियस लीजिए। बाकी रही बात तो वो बाद में करते हैं डिस्कस, ठीक है। पर प्लीज अगर मैंने बोल दिया अब स्टेट लाइन मैक्सिमम लेवल पे करके चलनी है तो करके चलनी है। सीबीएसई वालों के अगर अपने क्वेश्चन नहीं होते आईएससी की एक्सरसाइज करना, क्वेश्चन होते हैं। आईएससी सीबीएसई में मत डोलना, 11th में आ चुके हो तुम, सिर्फ अकेले सीबीएसई आईएससी नहीं हो, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, पुणे बोर्ड भी है, हरियाणा बोर्ड भी है, बोर्ड के सारे हैं। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात आएगी तब तुम्हारा सीबीएसई आईएससी नहीं देखा जाता, तब सिर्फ ये देखा जाएगा 100 में से कितने मार्क्स हैं। इसलिए इस चीज से परे हो जाइए। जब एंट्रेंस देने की बात आती है चाहे आईआईटी जेईई या फाउंडेशन की, तब सिर्फ ये होगा कि एंट्रेंस किसने क्लियर करा, ये मैटर नहीं करेगा सीबीएसई आईएससी। इसलिए 11th में आने के बाद ये मैटर कभी नहीं करना चाहिए। जिस बुक से क्वेश्चन मिले और अगर वो कंटेंट आपका है, चाहे रिलेटेड था या नहीं था, करना है और एट द एंड करना है बस। पर दिक्कत ये पेरेंट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेगा और यहां 50% नहीं बन रहे, ये गलत है बस। और इस चीज को संभालिए थोड़ा सा, और जितनी जल्दी संभालेंगे उतना बेटर है। पर पेरेंट्स को फिर गलतफहमी मत रखिए। मैं बार बोल रहा हूं पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स के नजरिए से 1 मिनट सोच के देखिए। वो एक तरफ कहीं ना कहीं इतनी थोड़ी बहुत सेविंग करके चलते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन में आएगा तो बच्चे का खर्च भी कर सकें। ऐसा भी करते हैं कई जगहों पे कट मार के, पर तुम तो उसके लायक ही नहीं बन रहे अभी। नहीं समझे? इतना भी दे के चलते हैं पेरेंट्स। पर सिचुएशन क्या है, तुमने बिल्कुल जीरो कर दिया उन्हें, और अभी 11th का मिड है तो ये हाल है। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या करोगे। यूटी में अपना आपको बेटर दिखा दीजिए अगर दिखाना है तो मुझे। पर ये बात सच है, एक बैच अलग बनाता हूं, एफएलबी बैच, फास्ट लर्नर बैच के नाम से। 12th में 2 बैच बन जाएंगे आपके, 15 दिन तो लगातार सब साथ में बैठेंगे। पर एक बैच चले आएगा एफएलबी में, एक चले आएगा रेगुलर बैच में। उसमें अब अपने आप को कैसे देखते हो ये मैटर करता है, ये ध्यान रखना। और सीरियस मोड पे लेके चलना। और एक विश्वास अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस विश्वास को टूटने मत दीजिए अभी अपने हैंड से। और लिटरली बता रहा हूं, तुम्हें कोई मन से पढ़ाता हुआ दिखेगा नहीं एकदम से हर जगह पे, क्योंकि हर जगह पे ज्यादातर पैसे प्रायोरिटी होते हैं और पैसे से यहाँ मतलब नहीं है। आ रहे नहीं आ रहे मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा पर्पस मेरे से है। मेरे को चाहिए होंगे मैं पेरेंट्स से अपना बात कर लूंगा, पर तुम्हारा तो मेरे से सिर्फ एक ही काम है ना, तुम उसके बाद भी आउट हो रहे हो। पता नहीं कहां कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। नहीं समझे मेरी बात? थोड़ा समझिए मेरी बात, क्योंकि इस टाइम आपको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। 5 या 6 सब्जेक्ट हैं तो सबको एक टाइम दीजिए, पर रेगुलर दीजिए। और मैथ रेगुलर टाइम मांगते हैं, इससे आप पीछे मत हटिए, ठीक है। और ये जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय, राधे राधे। बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और यही पीडीएफ में बाद में कैरी ऑन करूंगा, ठीक है।